Good morning, student. This is the second part of the lesson, Landscape of the Soul. Let's start the text. This concept is expressed as Sansui, literally mountain water, which used together represent the world landscape. अब देखिए द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड, जो कॉन्सेप्ट अभी हमारा फर्स्ट पार्ट में जो इस चीज़ के बारे में हमने आपको बताया उस कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात हो रही है। जो कॉन्सेप्ट होता है इज एक्सप्रेस्ड, उसे व्यक्त किया जाता है एज सांसुई लिटरेरी माउंटेन वाटर के रूप में, विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, और जो किसे दिखाता है लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। अब देखिए मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक इमेज के जो टू एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मीन्स होता है तत्व, तो जो टू एलिमेंट्स होते हैं एक इमेज के, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, और ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये व्यक्त करते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को, रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, की जो वो डाउजी थे उनका व्यू क्या था यूनिवर्स के रूप में। पहला तो ये हो गया। द माउंटेन इज यांग, जो माउंटेन है वो क्या है, यांग है, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, और जो ये यांग जो माउंटेन है वो क्या कर रहा है, जो हमारा वर्टिलिटी दिखा रहा है, जो हमारे हेवन होता है, टूवर्ड्स हेवन यानी कि स्वर्ग की ओर। स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन वाइल द वाटर इज यिन, जबकि दूसरा क्या है, जो वाटर यिन है, एक तो हो गया माउंटेन यांग और दूसरा है वाटर की बात हो रही है, वाटर इज यिन। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, वो क्या है, जब वाटर जो होता है वो हॉरिजॉन्टली क्या होता है, फ्लो होता है अर्थ पे, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली अर्थ पे रेस्ट कर रहा है। फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल, वो कैसा होता है, फ्लूइड होता है, मॉइस्ट होता है उसमें, और वो कूल भी होता है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, और जो यिन है, यिन कौन है, किसकी बात हो रही है, वाटर इज यिन, तो यिन यहाँ पे क्या है, वाटर है, वो कैसा होता है, रिसेप्टिव होता है, फेमिनाइन होता है, एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल जो एनर्जी होती है, सांसारिक या सार्वभौमिक ऊर्जा आप जिसे कहते हैं, उसका एक क्या है, वो एस्पेक्ट है, तत्व है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और यांग की कौन था, देखिए यांग यहाँ पे किसकी बात हुई थी, माउंटेन की बात, माउंटेन यांग है, और जो वाटर है वो कौन है, यिन, यांग और यिन की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए इसका जो काउंटर पार्ट है, यानी कि इसका काउंटर पार्ट कौन है, यांग माउंटेन, एक्टिव एंड मस्कुलिन, वो कैसा होता है, एक्टिव होता है और मस्कुलिन होता है, ठीक है। एक फेमिनिन मतलब हो गया कि जिसे आप स्त्रीत्व कहते हैं, और मस्कुलिन मीन्स हो गया जिसमें जो आदमी की क्वालिटीज होती हैं, वो मेल की क्वालिटी से क्या बनता है, मस्कुलिन। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, जो वो डाओजी की बात हो रही है, तो उसमें यही जो फंडामेंटल नोशन थे ये डाओइज्म के थे। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इन एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, इसमें थर्ड एलिमेंट भी है, द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, और एक एलिमेंट वहाँ पे बनता है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, इंटरेक्ट होती हैं, आपस में मिलती हैं एक दूसरे से। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योजिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस कैन बी कंपेयर्ड, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, एक यौगिक की एक प्रैक्टिस होती है, योगा से रिलेटेड जो होती है उस टाइप की एक प्रैक्टिस है प्राणायाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राणायाम, ठीक है। देखिए वैसे क्या होता है, प्राणायाम होता है, बट हम इसे कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, प्राणायामा, माँ की यहाँ पे जो है ए जो है माँ को दिखा रहे हैं, तो प्राणायामा। ब्रीथ इन रिटेन ब्रीथ आउट, कि आपको क्या करना है, सांस अंदर लेनी है। प्राणायाम में क्या करते हैं, हम सांस अंदर लेते हैं, रिटेन उसे थोड़ी देर हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, रोकते हैं उसे थोड़ी देर, ब्रीथ आउट, और उसके बाद हम उसे क्या कर देते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड, अब यहाँ पे देखिए जो सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ है, यानी कि सांस का जो लेना है वो कैसा वॉइड है, वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, ठीक है। जब आप सांस ले रहे हो अंदर, तो वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, उस टाइम की बात, मतलब उस स्टेज की बात हो रही है जब हम क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, और जो मिडिल जो वॉइड है वो कैसा होता है, एसेंशियल होता है, रिटेन यानी कि सांस को रोके रहना, ये भी क्या है, महत्वपूर्ण होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, अगर आप सांस ले रहे हो और छोड़ दे रहे हो तो ये तो आप नॉर्मली करते हो, तो ये प्राणायामा नहीं हुआ, क्या हुआ, ब्रीथ करना है आपको, रिटेन करना है, मीन्स उस ब्रीथ को होल्ड करना है आपको, फिर उसके बाद उस जो ब्रीथ है आपकी, जो सांस है उसे छोड़ना है, सांस लेना है, सांस को रोकना है और फिर छोड़ना है। तो बोल रहा है कि अगर बीच की चीज इसमें नहीं होगी, द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, यानी कि सांस को रोकना क्या है, महत्वपूर्ण है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता।
हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, वो बोल रहा है कि ऐसी की है जो इम्पोर्टेंस है वाइट का अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, लैंडस्केप दिखाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, पेंट नहीं होता, अनपेंटेड स्पेस होता है। तो ये भी उनके लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंस है उस चीज़ की कि वो क्या है, थोड़ा सा वहाँ पे एक जो डिफरेंस है अदर पेंटिंग्स में, वो यहाँ पे वो शो करना चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रूल। अब देखिए दिस इज ऑल्सो, यह भी है कि जहाँ जो आदमी है उनको क्या मिलता है, यहाँ जितने भी जो मैन है उन्हें एक फंडामेंटल रोल अदा करने को उन्हें मिलता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और वो कहाँ होता है, किसके बीच में, हेवन और अर्थ के बीच में ही उन्हें अपना जो रोल है वो अदा करना होता है। ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, और ये क्या होता है, जो आदमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ही बिकम्स, वो बन जाता है दोनों के बीच में, यानी कि बिटवीन द पोल्स ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के दो पोल्स होते हैं, बोथ पोल्स, ठीक है, बिटवीन बोथ पोल्स, दो पोल्स होते हैं, तो उनके बीच ये कम्युनिकेशन का एक क्या बन जाता है, मीडियम बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, और इसकी जो प्रेजेंस है, यानी कि जो इसकी प्रेजेंस, उपस्थिति हम जिसे बोलते हैं, वो कैसी, एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, वो बोल रहे हैं कि इवन ऐसा है कि ये क्या है, सिर्फ क्या की गई है, सजेस्ट की गई है, यानी कि सलाह इसकी दी गई है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, he is in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. His presence is essential, even it is only suggested. Far from being lost, और मतलब ऐसा देखा गया है कि मतलब far from being lost कि काफ़ी लंबे टाइम से क्या हो रही है, धीरे धीरे ये खोती जा रही है। और oppressed by the lofty peaks, और lofty जो peaks होती है उनके थ्रू कैसे हो रही है, oppressed इसे किया जा रहा है। He is in Francois Chang's wonderful expression, और वो कहाँ है, he is, वह है फ्रैंकोइस चैंग का एक वंडरफुल एक्सप्रेशन, मतलब उन्होंने एक बात कही है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, जिसको ये फॉलो करता है। अब देखिए, एक्सेप्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड, ये जो हमारा पूरा ऊपर अभी हमने लेसन यहाँ पढ़ा, तो इसमें ये सारा जो लैंडस्केप ऑफ द सोल है, यानी कि जो हम दृश्य देखते हैं उसकी सोल, उसकी आत्मा क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, उसकी जो बाहरी सुंदरता होती है हम उसे देखते हैं, उसका कलर देखते हैं हम कि वो गोरा है या काला है, बट हमें क्या देखना है, लैंडस्केप ऑफ द सोल जो है, हमें उसकी आत्मा देखनी है, उस लैंडस्केप की, उस बंदे की, ठीक है। तो उससे क्या है, यहाँ पे हमें सोल के बारे में बता रहा है कि जो आउटर ब्यूटी होती है, जो बाहर से आदमी दिखता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कैसा हो, अंदर से भी हो। ऐसे ही यहाँ पे पेंटिंग में भी कहा गया है कि पेंटिंग जैसे दिखाई देती है, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो सकता है कि जो उसकी सोल हो पेंटिंग की, वो क्या हो, बहुत स्ट्रांग हो, एसेंशियल हो और इम्पॉर्टेंट हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं पेंटिंग के। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुफेपिट मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940s। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था, एक ये विचार आया था कि जो आर्ट ब्रूट है उसे कौन लेके आए थे 1940 में, जीन बुफेट, ओके। तो ये क्या है, बुफेट जो उसको लेके आए थे 1940s में। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो क्या थे, माइनॉरिटी में वो उनका इंटरेस्ट था, और वो कैसे थे, ट्रेन नहीं थे, उनको मतलब कोई आप बोल सकते जैसे कि आप उन्हें कोई इस फील्ड में एजुकेशन नहीं मिली थी, वो बस कैसे थे, विजनरी थे, वो दृश्य देखते थे और उससे क्या कर देते थे, वो बना देते थे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग, आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। और उस टाइम पे क्या हुआ, जो आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया, और उस टाइम पे क्या हुआ, जो आउटसाइडर आर्ट थी, 1940s की बात हो रही है, तो जो आउटसाइडर आर्ट थी वो धीरे धीरे कैसी होने लगी, मतलब फास्ट ग्रोइंग एरियाज, इस एरिया में ज़्यादा जो वर्क है इसी एरिया में होने लगा। ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, और इंटरनेशनली ये क्या, ये सारी चीज़ें जो आर्ट का वे था वो क्या होने लगा, फॉलो होने लगा। This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training. This genre is described, मतलब इस ये जो genre था कौन सा, आउटसाइडर आर्ट हम जिसे बोल रहे हैं, ये genre ये कैसा था, described as the art of those, उस आर्ट के रूप में से
बताया जा रहा है हु हैव नो राइट, जिसमें कोई भी राइट नहीं था टू बी आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट को होने का, एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, मतलब इसमें ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं था जिसने कोई फॉर्मल यानी कि औपचारिक कोई ट्रेनिंग ली हो। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, और इसमें फिर भी वो क्या कर रहे थे, अपना टैलेंट दिखा रहे थे, और जो आर्टिस्टिक इंसाइट है उनकी, यानी कि कला का जो उनका प्रेम है, कला के रूप में जो उनकी इंसाइट है यानी कि दृष्टि है, वो सब यहाँ शो हो रही थी। देयर वर्क्स आर a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings, और उनके जो वर्क थे आर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो कैसे थे, कॉन्ट्रास्ट था उसमें, मतलब डिफरेंस थे, कई विरोध थे उसमें, कि जो मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स है उनसे उनमें क्या था, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस थे। अराउंड द टाइम बेबोफिट वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया, उसके बाद क्या हुआ, अराउंड द टाइम, कुछ टाइम की बात है, जब जो बफेट थे उनका जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ प्रोपाउंड, उसमें मतलब वो फैलने लगा इंडिया में। एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, जिसने क्या किया, एक अनट्यूटर्ड जीनियस, जिसका कोई भी ट्यूटर नहीं था, ऐसा वो जीनियस था, उसने एक पैराडाइज यानी कि एक स्वर्ग उसने बना दिया। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन, उसने क्या किया, ईयर्स एगो मतलब कई सालों पहले की बात है, द लिटिल पैच ऑफ जंगल, एक छोटा सा जंगल का एरिया था, दैट ही बिगेन क्लियरिंग, और उसने क्या किया, धीरे धीरे उससे क्या कर दिया, क्लियर किया, टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन, कि अपने के लिए एक गार्डन बनाने के लिए, स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, और उसमें क्या था, वो जो गार्डन वो बना रहा था उसमें क्या था, स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड recycled material is known to the world today as the रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने एक गार्डन बनाया जिसमें रिसाइकल्ड जो मटेरियल होते हैं, जिनका दोबारा से यूज़ किया जाता है, ऐसे मटेरियल इज़ नोन टू द वर्ल्ड टुडे, ऐसा उन्होंने एक गार्डन बनाया जो अभी जो संसार है उसमें किस नाम से जाना जाता है, रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। ठीक है, यानी कि रॉक गार्डन से के नाम से वो जाना जाता है वो गार्डन, और वो कहाँ है, चंडीगढ़ में है। अब देखिए, अ रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद, तो जो रॉक गार्डन जो स्कल्पचर है, ठीक है, जो यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स, ये किससे बनाई गई हैं, जो ब्रोकन बैंगल्स होती हैं, जो टूटी जो बैंगल्स होती हैं जिन्हें आप चूड़ियाँ बोलते हैं, उनसे ये जो गार्डन है, ये इस पे स्कल्पचर, ये जो मूर्तियाँ हैं बनाई गई हैं, और ये बनाई किसने है, बाई नेकचंद, और उनका नेम क्या है, नेकचंद है। यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हैं, ये देखिए, जो जितनी भी आपको इमेजेस ये दिखाई दे रही हैं, जो स्कल्पचर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पे क्या है, जो बैंगल्स हैं, जो ब्रोकन बैंगल्स हैं, उनका यूज़ हुआ है इन सब में। देखिए, ये आपको ये इस टाइप से यहाँ पे मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अंदर को एक फोल्ड यहाँ पे जिगजैग वे में भी दिखाई दे रहे हैं कुछ आपको, तो ये सब इसमें इन्होंने बैंगल्स का यूज़ किया है। Its 80-year-old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art। अब देखिए, 80 ईयर ओल्ड थे जो क्रिएटर थे इस गार्डन के, जिनका नेम क्या है, नेक चंद है, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, और ये किस रूप में जाने जाते हैं, इंडिया के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर के रूप में, जिन्होंने आउटसाइडर आर्ट में अपना जो योगदान है वो दिया। द 15th issues spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer is Outsider Art Publications, और उस समय पे क्या हुआ, एक रॉ विजन था, यूके बेस्ड मैगजीन थी, उसमें क्या हुआ, आउटसाइडर आर्ट के जो पब्लिकेशंस आए थे, फीचर्स नेक चंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स यूनिवर्सिटी इशूज ओवर इशूज कवर। उस समय क्या हुआ, जो नेकचंद ने जो एक गार्डन बनाया था एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और जो उनके जो रॉक गार्डन था उसमें जो उन्होंने स्कल्पचर जो मूर्तियाँ थी उनकी, वुमेन बाय द वाटरफॉल, उन्होंने कहाँ पे भी दिखाया था, उन्होंने वाटरफॉल के पास में भी उन्हें दिखाया है। जब आप इस गार्डन में जाएंगे तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, आप वहाँ जाएंगे आपको मन नहीं करेगा कि आप वहाँ से क्या हो बैक, वहाँ से आप आए, आपको ऐसा मन करेगा कि आप वहीं उन सारी जो स्कल्पचर नेकचंद ने बनाई हैं उसमें ही आप क्या होगा, आपका मन करेगा कि आप उसी में ही वहाँ खो जाएं। The notion of art, brute or raw art, was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. The notion of art, brute और raw art, देखिए जो notion है अब art brute का और raw art का, was of works, उसमें देखिए क्या होता है, was of works, वो works ही था, that were in their
रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, जिसे क्या मिला, कल्चरल और जो आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो भी उन्होंने गेन किया। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार। अब देखिए क्या हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ, एनीथिंग कुछ भी नहीं, और एवरीथिंग सब कुछ, फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक मतलब एक टिन से लेकर के टू अ सिंक तक, टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजलिंग हाइट्स। और उन्होंने क्या किया, मतलब ऐसे ही ये सारी चीज़ों प्रोसेस उन्होंने की, समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजलिंग हाइट्स, जो उनको कहाँ ले गया, हाइट्स पे लेके गया। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज an outstanding testimony of difference a single man can make when he lives his dream। तो मतलब उनका जो रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट, उनकी आर्ट को ऐसे जाना जाता है जैसे एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ डिफरेंस, मतलब उनकी जो टेस्टिमनी है, जो उनके जो आउटस्टैंडिंग जो उन्होंने वर्क किया है गार्डन का, स्कल्पचर का वहाँ पे, तो उसके लिए उन्हें बोला गया है कि डिफरेंस अ सिंगल मैन, की एक सिंगल मैन भी क्या है, चेंजेस लेके आ सकता है, कैन मेक व्हेन ही लाइव्स हिज ड्रीम, और वो जब अपने सपनों को पूरा करता है तो वो भी क्या है, संसार में आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस लेके आ सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। और उसमें क्या हुआ, द स्विस कमीशन था यूनेस्को, विल बी, वो उन्होंने विल बी ऑनरिंग, वो भी उसे ऑनर करना चाहते, विल बी का वो ऑनर जो है वो यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं कि इसके इस काम से उन्होंने भी उसको, यूनेस्को ने भी उसे जो ऑनर है वो किया। द 5 month इंटरेक्टिव शो, मतलब 5 month का जो एक इंटरेक्टिव शो वहाँ पे हुआ था, रियलिम ऑफ नेकचंद, रियलिम ऑफ नेकचंद के नेम से, बिगनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड। और ये कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था, और स्विट्जरलैंड का बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, स्विट्जरलैंड में हुआ था, बेल्जियम में हुआ था, फ्रांस एंड इटली में हुआ था। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। और वहाँ पे जो नेकचंद है उन्होंने ये बोला था कि द बिगेस्ट रिवॉर्ड, मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है कि इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, की मैं क्या हूँ, वॉक मतलब जो गार्डन है वहाँ से आ रहा हूँ, सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, और जो लोग हैं वो मेरी जो क्रिएशन है, जो मैंने बनाया है, जो मैंने क्रिएट किया है, उसे देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं नेकचंद से। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि यही मेरे लिए सबसे बड़ा क्या है, रिवॉर्ड है। तो ये जो था ये पब्लिश हुआ था हिंदुस्तान टाइम में 28 अगस्त 2005 को ये पब्लिश हुआ था। तो वहाँ से ही ये एक जो इसका पार्ट है ये वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये इस लेसन में था आपका। सो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड कमेंट आवर वीडियोस। थैंक यू।